इस कहानी को समझने के लिए कहानी का पहला भाग जरूर सुने। आयुष को ऐसे देख निक्की को भी बहुत दुख हो रहा था। उसकी आंखों में भी आंसू आ गए। निक्की आयुष की उदासी को दूर करने का हर सार्थक प्रयास करती, पर आयुष के चेहरे पर एक मुस्कान भी नहीं आती थी। निक्की ने आयुष को समझाया, उसकी उदासी से उसके परिवार दोस्त भी दुखी हो रहे हैं। जिंदगी में हमेशा सब अच्छा नहीं होता, पर इसका मतलब ये नहीं आगे बढ़ना ही छोड़ दें। जो बीत गया उसे भूलकर आगे के बारे में सोचना चाहिए। आयुष आयुष सब बातें समझता था। उसने बोला, मुझे थोड़ा समय लगेगा अपने अतीत से बाहर आने में। मैं चाहकर भी नहीं भूल पा रहा वो सारे पल जो जाह्नवी के साथ बिताए थे। आयुष के मन की दशा को समझकर निक्की ने इन सब में आयुष को बहुत साथ दिया। आयुष की नौकरी के लिए पोस्टिंग नोएडा में और निक्की की दिल्ली में हुई थी। घर वाले चाहते थे नौकरी पर जाने से पहले दोनों की मंगनी हो जाए, पर आयुष ने मना कर रखा था। जब नौकरी पर जाने का दिनांक निश्चित हो गया तब मां के कहने पर आयुष मंगनी के लिए मान गया। निक्की ने आयुष से बोला, हम इसे रोक सकते हैं अगर तुम चाहो तो। आयुष ने निक्की का हाथ पकड़कर कहा, नहीं, तुमने हमेशा साथ दिया, मुझे भी लगता है ये सही रास्ता है अतीत से बाहर निकलने का। कुछ खास मेहमानों के साथ मिलकर मंगनी की रस्म पूरी हुई। आयुष निक्की ने एक दूसरे को अंगूठी पहनाई। इस रिश्ते से पूरा परिवार खुश था। आयुष के चेहरे पर भी खुशी थी, पर ये दिखावटी खुशी है, इस बात का पता सिर्फ निक्की को था। नौकरी पर जाने का समय आ गया। निक्की और आयुष दोनों निर्धारित समय से अपनी नौकरी पर पहुंच गए। दोनों अपने अपने कर्तव्य को निभाने में लगे थे। आयुष निक्की समय मिलने पर एक दूसरे से मिलने जाते थे, मोबाइल पर बात करते थे। आयुष अब धीरे धीरे अपने काम और जिम्मेदारी में व्यस्त हो गया था। इन सब में जाह्नवी की किसी तरह की कोई खबर नहीं मिली। आयुष निक्की अपना खाली समय साथ में ही बिताते थे। लगभग 6 महीने ऐसे ही बीत गए। घर वालों ने शादी का मुहूर्त निकलवाया कर आयुष को बताया, अब से 4 महीने बाद या अगले साल का मुहूर्त है, तुम दोनों मिलकर बता दो शादी कब करनी है। आयुष को छुट्टी नहीं मिल रही थी तो उसने निक्की से नोएडा आने को कहा। निक्की अगले दिन आयुष से मिलने नोएडा पहुंच गई। दोनों लोग एक रेस्टोरेंट में बैठे थे। आयुष ने शादी के मुहूर्त के बारे में बताते हुए पूछा, हमें फैसला लेकर घर वालों को बताना है। दोनों को 4 महीने वाला मुहूर्त सही लगा। आयुष ने बिल के लिए वेटर को काट दिया। तभी आयुष के सर का फ़ोन आया। आयुष फ़ोन पर बात करने के लिए रेस्टोरेंट से बाहर आ गया। वेटर ने कार्ड वापस किया तो निक्की ने आयुष का पर्स, जो कि वहीं टेबल पर रखा था, उठाकर उसमें कार्ड रखने लगी। उसने देखा आयुष ने अपनी माँ की फ़ोटो लगा रखी है। तभी निक्की को लगा फ़ोटो के नीचे भी किसी की फ़ोटो। इसने देखा वो जाह्नवी की फ़ोटो थी। निक्की आज एक चिंता में डूब गई। उसे लगा आयुष अपनी शादी से खुश है, वो जाह्नवी को अपने ख्यालों से निकाल चुका है। पर आयुष अभी भी जाह्नवी को चाहता था। वो फ़ोटो इस बात का सबूत था। आयुष जैसे ही वापस आया निक्की सामान्य होकर बैठ गई। निक्की ने बोला, एक बात पूछूं आयुष। आयुष ने कॉफ़ी पीते हुए बोला, पूछो, बोल। निक्की ने बोला, अगर अब कहीं तुम्हें जाह्नवी मिल जाए तो क्या अभी भी तुम उसे ही चाहोगे? आयुष कॉफ़ी पीते हुए रुक गया। उसने नज़रें झुका ली। थोड़ा रुक कर आयुष बोला, कैसी बात करती हो? मैं तुमसे शादी करने का फ़ैसला कर चुका हूँ। तुम मेरा वर्तमान हो, वो मेरा गुजरा कल थी। जहाँ होगी खुश होगी। उसे मेरी और मेरे प्यार की ज़रूरत नहीं। अगर उसे भी प्यार होता तो मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जाती। निक्की मुस्कुराकर मन ही मन सोच रही थी, आयुष मैं तुम्हारे बचपन की दोस्त हूँ, मुझसे तुम चाहकर भी झूठ नहीं बोल सकते। आयुष को दोबारा फ़ोन आया। आयुष ने बात करने के बाद बताया, निक्की मुझे अभी जाना है, किसी आदमी ने अस्पताल में किसी लड़की को जख्मी हालत में भर्ती कराया है। निक्की ने कहा, ठीक है, मैं भी साथ चलती हूँ। अस्पताल से होने के बाद मुझे बस स्टॉप छोड़ देना। आयुष ने कहा, ठीक है, चलो। निक्की और आयुष दोनों अस्पताल पहुँचे, जहाँ पहले से 2 हवलदार मौजूद थे। उन्होंने एक आदमी की तरफ इशारा कर बताया, ये ही उस लड़की को लेकर आया था। आयुष ने उस आदमी से पूछा, वो लड़की उसे कहाँ मिली? उस आदमी ने बताया, उसका नाम जगदीश है, वो एक बैंक में काम करता है। शाम को घर जाते हुए ये लड़की रास्ते में मदद मांगती दिखी। वो जख्मी थी। उसके चेहरे के गाल का नीचे का हिस्सा जला हुआ लग रहा था।
उसने उसे अपने दुपट्टे से ढक रखा था। उसने बोला, कुछ लोग मुझे मारना चाहते हैं, मुझे पुलिस स्टेशन तक छोड़ दीजिए। पर जैसे ही मेरे कार में बैठी वो बेहोश हो गई। वो कौन है, क्या नाम है, कुछ पता नहीं। आयुष ने डॉक्टर सुमन से मिलकर उस लड़की के बारे में पूछा। डॉक्टर सुमन ने आयुष के हाथ में रिपोर्ट की फाइल देते हुए बताया, उस लड़की का बलात्कार हुआ है। उसका चेहरे के बाईं तरफ गाल की तरफ का थोड़ा हिस्सा और कान जला हुआ है। ये बहुत पहले का गर्म पानी या तेजाब से जला हुआ है। करीब 3 दिन से उसने कुछ नहीं खाया है। उसकी बॉडी में कुछ खाना नहीं गया और उसे नशे के इंजेक्शन भी दिए गए हैं। आयुष ने डॉक्टर से पूछा, क्या हम मिल सकते हैं? डॉक्टर ने बताया, हाँ, पर वो अभी होश में नहीं आई है, आप बस देख सकते हैं। आयुष और निक्की दोनों उस लड़की को देखने गए। जब कमरे में पहुंचे, उस लड़की का मुंह दाईं तरफ झुका था, जिससे जला हुआ हिस्सा दिख रहा था। डॉक्टर उसके चेहरे की चोट दिखाते हुए उसका चेहरा सीधा करते हुए बोली, इसके आंखों पर भी हल्की चोट है। जैसे ही डॉक्टर ने उस लड़की का चेहरा सीधा किया, आयुष और निक्की चौंक गए। आयुष के हाथ से फाइल छूट गई। उसके मुंह से निकला जानवी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। निक्की की भी आंख भर आई। आयुष जानवी का हाथ पकड़कर रोते हुए बोला, मैंने हर जगह तुम्हें खोजा, मैं कितना बुरा हूँ। मेरे होते हुए तुम्हारे साथ ऐसा सब कुछ हो गया, तुम्हें कितना दुख सहना पड़ा। निक्की ने आयुष को बोला, खुद को संभालो। आयुष जानवी के साथ जिसने भी ऐसा किया, हम उसे नहीं छोड़ेंगे। निक्की ने आयुष को बोला, खुद को संभालो। आयुष जानवी के साथ जिसने भी ऐसा किया, हम उसे नहीं छोड़ेंगे। आयुष ने जानवी को इतने दिनों बाद देखा, वो भी इस हालत में, जिसकी वजह से आयुष को बहुत दुख हो रहा था। उसे खुद को संभालना भी मुश्किल हो रहा था। एक पल के लिए वो भूल ही गया वो एक पुलिस है। आयुष और निक्की दोनों जानवी के बारे में जानने के लिए उत्सुक थे, पर जो आदमी जानवी को अस्पताल लेके आया था, उससे बहुत कम जानकारी मिली। कोई भी उत्तर संतोषजनक नहीं था। आयुष के मन में जानवी के इस हालत का जिम्मेदार उस इंसान के लिए बहुत गुस्सा और उसे सजा देने के लिए मन में एक ज्वाला सी उमड़ रही थी। जब तक जानवी ना बताए तब तक कुछ भी मालूम ना कर सकते हैं। आयुष से निक्की ने घर जाने को बोला। आयुष ने घर जाने से मना कर दिया। आयुष ने बोला, जब तक जानवी को होश नहीं आ जाता मैं कहीं नहीं जाऊंगा। निक्की भी दिल्ली नहीं गई, वहीं आयुष के साथ अस्पताल में ही बैठी थी। आयुष जानवी के पास ही बैठा था। उसकी आंखों से आंसू बिल्कुल भी नहीं सूख रहे थे। निक्की आयुष के लिए कॉफ़ी लेके आई। कॉफ़ी देते हुए आयुष के कंधे पर हाथ रख कर बोली, आयुष, हम मिलकर सब ठीक करेंगे, मैं तुम्हारे साथ हूँ। रात के करीब 2:30 बजे जानवी को होश आया। जानवी बड़बड़ा रही थी, मुझे छोड़ दो। निक्की डॉक्टर को बुलाने चली गई। आयुष ने जानवी का हाथ पकड़ा और बोलने लगा, जानवी, मैं आयुष, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जानवी ने जब आंखें खोल सामने आयुष को देखा तो वो चौंक गई। आयुष ने अपना हाथ छुड़ा कर रोते हुए बोली, नहीं आयुष, मैं वो जानवी नहीं। जानवी का चेहरा और जानवी दोनों खराब हो गई। मुझे मत छुओ, सब कुछ बदल गया, सब खत्म हो गया। उन लोगों ने मुझसे सब कुछ छीन लिया, मेरा प्यार, मेरा परिवार, मेरा सम्मान, सब कुछ छीन लिया। आयुष ने बोला, नहीं जानवी, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं सब ठीक कर दूंगा। तुम अकेली नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरे लिए तुम बिल्कुल नहीं बदली। जैसे पहले थी वैसे ही अब भी हो और हमेशा रहोगी। मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर सका, मुझे माफ़ कर दो। मेरे होते हुए तुम्हारी ये हालत हुई, मैं बहुत बुरा हूँ। आयुष जानवी को गले लगाकर उसे शांत करने की कोशिश करने लगा। तभी निक्की डॉक्टर और नर्स के साथ वहाँ पहुँची। आयुष और जानवी को गले लगा देख वो समझ गई थी दोनों के बीच अभी भी बहुत प्यार है। डॉक्टर ने जानवी को चेक किया और दवाई देने के लिए नर्स को बोल दिया। डॉक्टर ने बोला, अब आप इनका बयान ले सकते हैं। निक्की ने जानवी को गले लगाया और बोला, कहाँ चली गई थी जानवी? आयुष कितना परेशान था तुम्हारे लिए। निक्की और आयुष दोनों जानवी के पास बैठे और जानवी से सारी बात बताने को बोला। जानवी ने बताना शुरू किया। उस दिन जब सनाया को देख गुस्से में घर आ गई, थोड़ी ही देर में जब गुस्सा शांत हुआ तब बहुत पछतावा हुआ। मैंने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया था। मैंने सोचा अगले दिन एयरपोर्ट पर पहुंचकर तुम्हें सरप्राइज़ दूंगी। मैं जब एयरपोर्ट के लिए ऑटो से निकली तब कुछ दूरी पर एक और औरत ने ऑटो से लिफ्ट ली। हम दोनों ऑटो में थे। बातों से पता चला वो वकील हैं। उनका नाम सरला था। मैंने भी वकालत पढ़ी थी तो हम दोनों बातें करने लगे। वो किसी केस के लिए दिल्ली जा रही थी, वो भी तुम्हारी फ़्लाइट से जाने वाली थी। हम दोनों एयरपोर्ट की तरफ बढ़ रहे थे, तभी एक बाइक पर 2 लोग सवार हमारे ऑटो के बगल में ही बाइक चलाने लगे। उन दोनों के मुंह कपड़े से ढके थे।
बाइक के पीछे बैठे आदमी ने बंदूक से हमारे साथ वाली सरला मैम को गोली मार दी। ऑटो वाले ने तुरंत ऑटो रोका। हमने और सरला मैम दोनों ने अपना मोबाइल हाथ में ही ले रखा था। गोली लगने के बाद जब हम सरला मैम को संभाल रहे थे तो हम दोनों के मोबाइल नीचे गिर गए। बाइक वाले को शायद सरला मैम का मोबाइल चुराना था, पर दोनों मोबाइल देख उसे कुछ समझ नहीं आया। वो दोनों मोबाइल लेकर चला गया। इन सब में जब वो मोबाइल उठा रहा था तब उसके चेहरे पर से कपड़ा गिर गया था। मैंने उसे अच्छे से देखा था, साथ ही हमने बाइक का नंबर देख याद कर लिया था और उसे बहुत करीब से देखा था। हमने ऑटो वाले से अस्पताल चलने को कहा, वो भी डरा हुआ था, फिर भी उसने हमारी बहुत मदद की। अस्पताल पहुंचकर डॉक्टर से सारी बात बताई और पुलिस को जानकारी दी। मैं उस समय एक गवाह थी, इसलिए मुझे थोड़ा भी समय नहीं मिला तुम्हें किसी और फ़ोन से कॉल करने का। मैंने जो कुछ देखा था वो सब बता दिया। पुलिस के अनुसार वो एक नामी मुजरिम है। वो जिसके लिए काम करता है उसका केस दिल्ली में चल रहा था। उसके खिलाफ कत्ल के बहुत से केस चल रहे थे। ये सरला वकील उसके खिलाफ लड़ रही थी। अस्पताल में डॉक्टर ने सरला मैम को मृत घोषित कर दिया। पुलिस की पूछताछ के बाद हम घर जाने के लिए निकले, तभी हमारे पीछे वो दोनों मुजरिम बाइक से पीछा करने लगे। वो हमारे बिल्कुल सामने आ गई और हाथ में तेजाब लिए बोल रहे थे, हमारे खिलाफ बोलेगी। ऐसा बोल जैसे उन्होंने वो तेजाब हम पर डाला। हम भागने के लिए मुड़े, पर तब तक मेरे चेहरे के बाईं ओर के हिस्से पर तेजाब पड़ चुका था। हम चिल्लाने लगे, वो वहाँ से भाग गए। हम लगभग 15 से 20 मिनट तक चिल्लाते रहे, पर कोई मदद को नहीं आया। फिर रिक्शे वाले ने मुझे वहाँ देख मेरी मदद की और अस्पताल पहुँचाया। अस्पताल में पुलिस और मेरे चाचा चाची और उनकी बेटी करुणा आई थी। चाची जी हम पर बहुत गुस्सा कर रही थी। वो बोल रही थी, भैया भाभी चले गए और ये मुसीबत हमें दे गए। वो मुझे अक्सर इस प्रकार की बातें बोला करती। उन्होंने चाचा जी से पुलिस केस के लिए मना करते हुए बोला, आज जानवी के साथ ऐसा किया है उन्होंने, कल अगर मेरी बेटी करुणा के साथ करेंगे तो। नहीं नहीं, हमें कोई पुलिस केस नहीं चाहिए। पुलिस ने जो बोला, जी ये तो पहले से एक गवाह है, जब तक ये खुद नहीं बोलती कुछ ये केस कानूनी नहीं होगा। मैं करीब 15 दिन बाद बोलने की दशा में हुई। मैंने उनके खिलाफ केस करवाया। आईपीसी की धारा 326 गंभीर रूप से जख्मी करना के तहत मुझ पर जो हमला हुआ और धारा 506 धमकी देने और सरला मैम को मारने के लिए धारा 302 के और भी ऐसे तहत केस फाइल हुआ। इन सब में बस अकेले मैं ही थी, परिवार वाले साथ नहीं थे। लगभग 1.5 महीने बाद मैंने जब खुद को आईने में देखा, खुद को संभाल न सकी। मेरे आंखों के सामने बस आयुष तुम ही थे। मैं तुम्हारे लायक नहीं थी। मुझ में हिम्मत नहीं थी तुम्हारे सामने आने की, तुमसे बात करने की। इसलिए मैंने एक खत लिखकर तुम्हारे घर के लेटर बॉक्स में डाल दिया। कैसे लड़ना बहुत मुश्किल था, केस लड़ना बहुत मुश्किल था। वो बहुत बड़ा मुजरिम नॉन इंदर था, उसकी पहुंच बहुत ऊपर तक थी। फिर भी हमने हिम्मत करके लड़ते रहे, पर हम केस हार गए। मेरे वकील सतीश चंद्रा ने उस केस को और मजबूत कर दिल्ली हाई कोर्ट में डालने की कोशिश के लिए बोला। तब तक के लिए उन्होंने मुझसे अपनी सुरक्षा खुद करने को कहा। वो छूट कर बदला जरूर लेगा। केस के शुरू होने से इन सब में 9 महीने से भी ज़्यादा का समय लग रहा था। मैंने अपने परिवार के साथ देहरादून छोड़ने का फैसला किया और बिना किसी को बताए नोएडा आ गई। सतीश चंद्रा को हम पीसीओ से फ़ोन करते थे। उन्होंने बताया केस अदालत में दर्ज हो गया है और 1 हफ्ते बाद अदालत में तुम्हें आना है। इंदर के आदमियों ने मेरी खोज शुरू कर दी और एक दिन जब मैं मुंह पर कपड़ा बांधे पीसीओ से सतीश चंद्र से बात करने के लिए घर से निकली, तब इंदर के आदमियों ने मुझे पकड़ लिया। वो मुझे बहुत अजीब जगह ले गए। वहाँ इंदर आया। उसने बोला, तुझे पहले ही मार देना चाहिए, और उसने मुझे बहुत यातनाएं दी। एक दिन मौका मिल गया। वो मुझे बेहोश कर वैन से कहीं दूसरी जगह ले जा रहे थे। रास्ते में मुझे होश आया तो वैन रुकी हुई थी। वो सब वैन से बाहर किसी से बहस कर रहे थे। वो वहाँ से भाग के एक कार वाले आदमी से मदद मांगी। उसके बाद मुझे याद नहीं मैं यहाँ कैसे आई। जानवी ने कहा, मैं वहाँ से भाग कर एक कार वाले आदमी के से मदद मांगी। उसके बाद मुझे याद नहीं मैं यहाँ कैसे आई। ये सब सुन आयुष को इंदर पर बहुत गुस्सा आ रहा था। आयुष ने बोला, कुछ भी हो मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। निक्के ने भी आयुष का समर्थन करते हुए कहा, अब इंदर के पाप का घड़ा भर गया है।
उसके कर्मों की सज़ा उसे ज़रूर मिलेगी। जाह्नवी ने कहा, मेरी इस लड़ाई में मेरे घर वालों में से कोई भी साथ नहीं देगा। आयुष ने जाह्नवी का हाथ पकड़ते हुए बोला, पर मैं हूँ और मैं वादा करता हूँ इंदर को सज़ा ज़रूर मिलेगी। निक्की ने जब आयुष और जाह्नवी को हाथ पकड़े देखा तो वो मायूस हो गई, पर हिम्मत करके अपना हाथ दोनों के हाथ के ऊपर रखते हुए बोली, मैं भी साथ हूँ। जो तुम्हारा है वो तुम्हें ज़रूर मिलेगा, तुम्हें इंसाफ दिला के रहेंगे। सुबह जब आयुष के मोबाइल पर उनके पापा का फ़ोन आया तो वो निक्की की तरफ देखने लगा। निक्की आयुष के चेहरे को देख समझ गई। घर वाले शादी के तारीख के लिए पूछ रहे थे। आयुष निक्की को इस तरह देख रहा था मानो वो उससे इजाज़त मांग रहा हो, जाह्नवी की मदद और उसका साथ देने के लिए। निक्की और आयुष एक दूसरे को देखते रहे। मोबाइल बजता रहा और कॉल भी कट गई। तब निक्की का मोबाइल पर निक्की के परिवार वालों का फ़ोन आया। निक्की की आंखों में आंसू भरे हुए थे। निक्की ने फ़ोन उठाया, पापा को नमस्ते करते हुए बोली, पापा हम दोनों को इस साल इतनी लंबी छुट्टी नहीं मिल सकेगी कि शादी हो सके। अगले साल की कोई तारीख देख लेना। इन सब बात का पता जाह्नवी को नहीं था। आयुष ने निक्की को गले लगाकर थैंक यू बोलते हुए बोला, तुम मेरे बिना कुछ कहे सब समझ जाती हो। निक्की बोली, बचपन से तुम्हें जानती हूँ, समझती हूँ। निक्की दिल्ली के लिए निकल गई। वहाँ पहुंचकर इंदर के खिलाफ केस दर्ज किया। उस पर पहले से ही बहुत केस चल रहे थे। जाह्नवी की सुरक्षा के लिए आयुष ने निक्की से जाह्नवी को अपने पास रखने का सुझाव दिया। निक्की और जाह्नवी एक साथ रहने लगी। निक्की जाह्नवी को बीते कल से बाहर निकलने के लिए हर सार्थक प्रयास करती, पर जाह्नवी तो जैसे मुस्कुराना ही भूल गई। निक्की ने जाह्नवी को अपने और आयुष की बचपन की शरारत भरी फ़ोटो दिखाई। तब जाह्नवी ने निक्की से पूछा, निक्की तुमने इतने साल एक साथ रहे तो क्या तुम्हें कभी आयुष से प्यार नहीं हुआ? निक्की ने नज़रें झुकाकर बोला, हाँ दोस्तों में प्यार तो रहता ही है, तभी तो दोस्ती इतनी लंबी चलती है। निक्की बोली, मैं खाना लगाती हूँ। जाह्नवी ने निक्की का हाथ पकड़ उसे रोकते हुए पूछा, निक्की तुम भी जानती हो मैं क्या पूछ रही हूँ? मैं नहीं चाहती हूँ आयुष मेरी परेशानी के कारण परेशान हो। उसकी भी ज़िंदगी, मैं अपनी वजह से आयुष को परेशान नहीं कर सकती। वो बहुत अच्छी लड़की, पत्नी पाने योग्य है, मैं उसके लायक नहीं। निक्की जाह्नवी से बोली, जो समय के साथ बदल जाए वो प्यार नहीं मौसम होता है। तुम ये सब छोड़ के इंदर के केस के बारे में बताओ, तुम भी वकील हो। इस केस में हम सबको मिलकर इंदर को हराना। इंदर पर चल रहे पहले से ही केस के लिए कोर्ट में सुनवाई थी। क्योंकि जाह्नवी का केस नोएडा में दर्ज हुआ था तो आयुष भी केस के लिए कोर्ट आया था। जाह्नवी को गवाही के लिए बुलाया गया, जहां जाह्नवी के बलात्कार और तेजाब से हमले के बारे में बताया गया। जाह्नवी से पूछे गए हर सवाल जाह्नवी को बहुत तकलीफ दे रहे थे। कोर्ट ने सुनवाई के लिए अगली तारीख दे दी। इंदर के खिलाफ केस मजबूत था, फिर भी इंदर कोर्ट के बाहर यही बोलता कि मुझे बचाने वालों की कमी नहीं है, देख लेना मैं बच निकलूँगा। हर रोज़ अखबार में जाह्नवी और इंदर के केस के बारे में खबर छपती रही। एक रोज़ अखबार में जाह्नवी के लिए एक पत्रकार ने कुछ ऐसी लाइन लिखी जैसे जाह्नवी पर बीतने वाले सारे दर्द को शब्दों में जुबां मिल गई हो। एक चीख, किसी ने उस पल उसके दर्द को सोचा ना होगा, जिस पल उस दरिंदों ने उसे जानवरों की तरह नोचा होगा। छिल गई होगी जिस्म के साथ आत्मा भी उसकी, इस कदर उन दरिंदों ने उसके मन को खरोंचा होगा। दर्द से वो ना जाने कितनी चीखी और चिल्लाई होगी उन दरिंदों ने जब उसे अपनी हवस की बलि चढ़ाई होगी। जाह्नवी और निक्की घर पर ही थे, तभी निक्की के घर से फ़ोन आया। निक्की उस समय नहा रही थी। तब जाह्नवी ने फ़ोन उठाया। वो निक्की की माँ बोल रही थी। जाह्नवी ने अपने बारे में बताते हुए बोला, मैं निक्की की सहेली बोल रही हूँ। निक्की की माँ ने बोला, बेटा तुम ही निक्की को समझाओ, मैं कब से कह रही थी शादी कर ले, पर ये और आयुष तो अपनी सगाई के बाद शादी के बारे में सोचना ही भूल गए। जाह्नवी आयुष का नाम सुनकर चौंक गई। वो बोली, आयुष? तब निक्की की माँ ने बताया, हाँ बेटा वो निक्की के बचपन का दोस्त है। जाह्नवी ने उनसे बोला, ठीक है मैं समझाऊंगी। इतना बोल उन्होंने फ़ोन रख दिया। निक्की जब तौलिए से बाल सुखाती हुई आई तो जाह्नवी ने निक्की को बधाई देते हुए बोला, सगाई की बधाई हो, तुम्हारी माँ का फ़ोन था। निक्की चौंक गई। निक्की ने कहा, वो जाह्नवी हम तुम्हें सब बताने वाले थे, पर वो। जाह्नवी ने कहा, पर क्या? तुम्हें क्या लगा ये सुन मैं टूट जाऊंगी, खुद को ख़त्म कर दूंगी? इतनी कमज़ोर नहीं हूँ मैं। दो लोगों के प्यार का मतलब दोनों का मिल जाना तो नहीं होता ना। मैं खुश हूँ तुम दोनों के लिए। इतना बोल जाह्नवी अपने कमरे में चली गई और दरवाज़ा बंद कर रोने लगी। निक्की ने जब बात करना चाहा तो जाह्नवी ने कहा, कुछ देर अकेला छोड़ दो मुझे।
निक्की ने आयुष को फ़ोन कर सारी बातें बताई। आयुष ने कहा, ये तो होना ही था, कल मिलते हैं, दोनों मिलकर समझाएंगे। निक्की ने आयुष को फ़ोन कर सारी बातें बताई। आयुष ने कहा, ये तो होना ही था, कल मिलते हैं, मिलकर समझाएंगे दोनों। निक्की ने जानवी से बार बार कमरे का दरवाज़ा खोलने को कहा, पर जानवी ने अंदर से मैं ठीक हूँ, सुबह बात करेंगे, इतना बोल दरवाज़ा नहीं खोला। अगले दिन आयुष निक्की के घर आया। जानवी ने जब आयुष को देखा तो अपनी उदासी छुपाने के लिए मुस्कुराकर बोली, अरे वो आज सुबह सुबह अपनी मंगेतर से मिलने आए हो, अब जल्दी से दोनों लोग शादी कर लो, सगाई के बाद इतना समय लगाना ठीक नहीं। पहले तो मैं सजा दूंगी, ये खुशखबरी क्यों छुपाई मुझसे। निक्की और आयुष बस चुपचाप एक दूसरे को देख रहे थे। आयुष ने जानवी का हाथ पकड़ उसे अलग कमरे में ले गया और अपने दोनों हाथों से उसका चेहरा ऊपर करके बोला, मुझे माफ़ कर दो जानवी, मैंने बस तुमसे ही प्यार किया, पर तुम्हारा खत मिलने के बाद मुझे लगा तुम मुझसे मिलना ही नहीं चाहती। निक्की ने मेरा बहुत साथ दिया, इस तरह उसका हाथ छोड़कर मैं उसके साथ और प्यार को आघात नहीं कर सकता। मैं हमेशा तुम्हारी मदद करूँगा, पर जो जगह निक्की को दी है वो उससे नहीं छीन सकता। जानवी रोते हुए बोली, मैं समझ सकती हूँ, सब कुछ बदल गया, मैं पहले जैसी नहीं रही, ना मेरा चेहरा और ना ही मैं। हम जैसी लड़कियों को कोई दया तो दिखा सकता, पर अपना नहीं सकता। तुम दोनों मेरे इंसाफ के लिए लड़ाई में साथ दे रहे हो, मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मेरा परिवार, मेरे अपने ही मुझे छोड़कर चुके हैं। तुम्हारा ये उपकार मैं कभी नहीं भूलूंगी। आयुष ने कहा, ये क्या बोल रही हो, मैं अगर तुम्हें नहीं अपना पा रहा, इसका मतलब तुम्हारी अब की दशा नहीं है। तुम जैसे पहले थी मेरे लिए अब भी वैसे ही हो। अभी के हालात इस तरह नहीं है कि मैं तुम्हें समझा सकूं। जानवी ने बोला, आयुष तुम बस एक बार बोल दो, मुझसे प्यार नहीं करते, मुझसे शादी नहीं करना चाहते। आयुष उलझ गया था। आयुष का जवाब सुनने के लिए जानवी के साथ निक्की भी इंतजार कर रही थी। निक्की ये सब बातें कमरे से बाहर सुन रही थी। तभी निक्की को फ़ोन आया। निक्की को जो खबर मिली फ़ोन पर, उसे सुनकर वो चौंक गई। आयुष को आवाज़ लगाते हुए निक्की ने बताया, वो वकील सतीश चंद जो हमारा केस लड़ रहे थे, उनकी सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई है। जानवी ने कहा, पहले भी जो वकील थी उन्हें इंदर ने मरवा दिया था, इंदर से हम कैसे जीतेंगे, उसके डर से कोई वकील भी उसका केस नहीं लेगा। सभी लोग इस बात से परेशान हो गए। तभी निक्की ने आयुष को बोला, वकील तो है हमारे पास। आयुष निक्की की तरफ देखने लगा। तब निक्की जानवी की तरफ इशारा करते हुए बोली, मुझे नहीं लगता जानवी से अच्छा वकील हमें मिल सकेगा। आयुष को भी निक्की का सुझाव ठीक लगा, पर जानवी की ज़िंदगी में कुछ हादसे के कारण जानवी का आत्मविश्वास कहीं खो चुका था। जानवी ने बोला, मुझे अपने जले हुए चेहरे के साथ किसी के सामने भी जाने में डर लगता, मैं ये सब कैसे करूँगी। निक्की और आयुष ने जानवी को बहुत समझाया, पर वो नहीं माने। थोड़ी देर बाद निक्की कुछ सोचते हुए बोली, आयुष तुम यहाँ आए हो तो चलो किसी रेस्टोरेंट में चलते हैं। निक्की की इस बात पर जानवी के साथ आयुष को भी बहुत आश्चर्य हुआ। इतने गंभीर समस्या के समय निक्की को रेस्टोरेंट जाना है। निक्की ने बिना समय लगाए जल्दी से सबको चलने को कहा। निक्की ने बोला, आज स्पेशल वाले रेस्टोरेंट में जाएंगे। निक्की के कहने पर तीनों एक रेस्टोरेंट में पहुंचे। जानवी ने मुंह नीचे कर दुपट्टे से मुंह ढक कर बैठी थी। तभी एक लड़की वहां ऑर्डर लेने आई। निक्की ने जानवी से का ऑर्डर देने के लिए। जानवी का मन तो नहीं था, पर निक्की के कहने से जानवी ने ऑर्डर देकर जैसे मेन्यू वापस दिया तो जानवी की नज़र उस लड़की पर पड़ी। वो लड़की का आधा चेहरा जला हुआ था, एक आँख भी खराब हो गई थी। वो मुस्कुराकर वहाँ से चली गई। जानवी ने चारों ओर नज़र घुमाई। वो काम करने वाली सभी लड़कियाँ थीं। सबके चेहरे जले हुए थे, किसी के हाथ तो किसी का पूरा चेहरा, किसी के कान नहीं थे तो किसी के नाक नहीं। उन सभी से सब लोग सामान्य रूप से मिल रहे थे, बात कर रहे थे। उन लड़कियों ने मुंह भी ढका था। वो खुश थी, मुस्कुरा रही थी, मजाक कर रही थी, साथ में सेल्फी ले रही थी। आयुष निक्की का रेस्टोरेंट लाने का उद्देश्य समझ चुका था। जानवी की आंखों में आंसू आ गए। निक्की ने बोला, इंसान कभी नहीं हारता जब तक उसका मन न कहे। जो कुछ हुआ उसमें तुम्हारी क्या गलती, तुम क्यों छुपाओ अपना चेहरा। चेहरा तो बुरा काम करने वालों को छुपाना चाहिए। जानवी ने अपने चेहरे से दुपट्टा हटाया और हिम्मत से बोली, मैं ये केस ज़रूर लड़ूंगी। आयुष ने बोला, हम तीनों मिलकर जीतेंगे। जानवी ने सतीश चंद के यहाँ उनके सेक्रेटरी से सभी दस्तावेज के लिए पूरी तैयारी के साथ कोर्ट से केस लड़ने की इजाज़त मांगी। जानवी का खोया हुआ आत्मविश्वास धीरे धीरे वापस आ रहा था। इंदर के आदमियों ने उसे बहुत डराया पर धमकाया, पर जानवी नहीं डरी।
केस चलता रहा, अगली तारीख करीब 1 साल 2 महीने बाद अदालत ने आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई। जानवी के लिए बहुत बड़ी कामयाबी थी। इंदर हंसते हुए बोला, ज़्यादा समय नहीं रहने वाला जेल में, जैसे ही मौका मिला सबसे पहले तुम तीनों को सबक सिखाऊंगा। निक्की उसे जेल ले जाने के लिए उसके साथ ही जीप में बैठी थी। इंदर धमकी पर धमकी दे रहा था, निक्की बस मुस्कुरा रही थी। इंदर बोल रहा था, हंस ले, जितना हंसना है, तेरी ये हंसी और शक्ल जानवी से भी बुरा कर दूंगा। जीप जैसे पुल पर आई, निक्की ने इंदर की तरफ देख बोला, तेरा बायोडाटा पढ़ा सुना है, तुझे तैरना नहीं आता। निक्की की मुस्कान और उसके ऐसे सवाल से इंदर के मन में कुछ अनहोनी की आशंका हुई। निक्की ने जीप चला रही थी। कांस्टेबल स्वाति से इशारा किया। इंदर उठकर निक्की पर अपने बंधे हाथ से हमला किया। इतने में स्वाति ने जीप इस तरह घुमाई कि वो पुल से नीचे बह रही नदी में जा गिरी। स्वाति और बाकी के कांस्टेबल वहाँ से तैर के निकल गए। थोड़ी देर बाद निक्की भी पानी से बाहर आ गई। निक्की और उसके साथियों ने बताया, इंदर के जीप में हमला करने से जीप बेकाबू हो गई और नदी में जा गिरी। थोड़ी देर बाद इंदर की लाश पानी से निकली। इस बात का पता जब आयुष को चला तो वो समझ गया ये सब निक्की की योजना है। थोड़ी देर बाद इंदर की लाश पानी से निकली। इस बात का पता जब आयुष को चला तो वो समझ गया ये सब निक्की की योजना है। जहाँ एक और इस काम के लिए निक्की पर कई सवाल उठे, पर निक्की के साथ कांस्टेबल और पुलिस के सहयोग से सब सवालों के संतोषजनक उत्तर दे दिए। वहीं दूसरी ओर सभी लड़कियां और वो सब जो ऐसे लोगों का शिकार बन चुकी थी, एक राहत की सांस ली। उन सब ने निक्की को बहुत तारीफ की। आयुष, निक्की और जानवी तीनों के सहयोग से लड़कियों के लिए खतरा बन चुका मुजरिम को उचित सजा मिली। एक बड़े केस की जीत के बाद जानवी के पास और भी केस के प्रस्ताव आने लगे। जानवी के लिए सफलता और अतीत के अंधेरे से निकलने के लिए रास्ता मिल गया था। इस बात से आयुष और निक्की दोनों खुश थे। जानवी के पास अब एक अलग ऑफिस और घर था, लेकिन बात वापस वहीं शादी पर आ गई। आयुष और निक्की के परिवार वालों ने आके दोनों को सरप्राइज दिया। आयुष और निक्की दोनों उस समय दिल्ली में ही थे। वो जानवी को हर प्रकार से सहयोग कर रहे थे। उनके परिवार वाले जब सब एक साथ बैठे, शादी की बात छेड़ते हुए शादी के लिए बोला। अब दोनों के पास मना करने के लिए कोई कारण नहीं था। आयुष ने उसी साल शादी के लिए हाँ कर दिया। इस पर निर्णय को लेते हुए उसके चेहरे पर उदासी और वादे को पूरी करने की मजबूरी साफ दिख रही थी। इस उदासी को निक्की साफ देख पा रही थी। थोड़ी ही देर में वहाँ जानवी आई। सभी लोगों को देख वो सक पका गई। फिर निक्की ने सभी लोगों से मिलवाया, खास तौर पर आयुष के माँ और पापा से। निक्की ने उन्हें जानवी की कामयाबी के बारे में बताया। निक्की अपने एक शब्दों में वो जानवी की बहुत से गुणों को बता रही थी। जानवी भी सामान्य रूप से सभी से मिल रही थी, बातें कर रही थी। सभी को जानवी का स्वभाव और जानवी बहुत अच्छी लगी। परिवार वालों ने उसी साल लगभग 2 महीने बाद शादी के लिए समय का निर्णय किया। जानवी ने अपना मन और दिल दृढ़ कर लिया। उनके इस निर्णय से सबके साथ वो भी अपनी खुशी दिखा रही थी, पर उस खुशी के पीछे की उदासी बस निक्की और आयुष को ही पता था। निक्की और आयुष की माँ ने जानवी के सर पर हाथ फिराकर बोला, बेटा तुम्हें शादी में सबसे पहले आना और यहाँ निक्की के शादी की खरीदारी में भी मदद करनी होगी। जानवी ने अपना गम छुपाते हुए बोली, हाँ आंटी जी, क्यों नहीं, आप बिल्कुल चिंता ना करें। निक्की की माँ ने बोला, नहीं बेटी, तुम भी हमें माँ ही बुलाओ, तुम भी अब हमारे लिए निक्की जैसी ही हो। जानवी को एक अरसे के बाद परिवार का प्यार मिला था। जानवी समझ गई थी निक्की ने अचानक उसे क्यों बुलाया था। निक्की के प्यार अपनापन से जानवी के मन में अपने प्यार के त्याग के लिए साहस बढ़ गया। जानवी वहाँ से थोड़ी देर बाद अपने घर पर चली गई। अगले दिन आयुष और निक्की के परिवार वाले भी वहाँ से विदा लेते हुए शादी की तैयारी के उद्देश्य से देहरादून आ गए। अब निक्की जानवी के साथ अक्सर खरीदारी करती, पर इन सब में आयुष और जानवी के मन में एक विरह की वेदना हमेशा रहती। शादी का कार्ड छपने थे। घर वालों ने पसंद के लिए आयुष और निक्की को बहुत से कार्ड के फ़ोटो भेजे। निक्की ने आयुष से पसंद पूछी, पर आयुष ने बिना कोई दिलचस्पी दिखाए बोल दिया, जो तुम्हें अच्छा लगे जानवी। जानवी का नाम सुन निक्की ने आयुष से बोला, मैं निक्की हूँ आयुष। आयुष थोड़ा सकपका गया और बोला, सॉरी। हाँ, वो मुँह से निकल गया। निक्की ने बोला, मुंह पर उन्हीं का नाम आता है जो दिल में हो। आयुष अपनी नज़रें चुराकर मोबाइल चलाते हुए बोला, क्या बोल रही हो निक्की? निक्की मुस्कुराते हुए बोले, क्यों खुद से झूठ बोल रहे हो आयुष? जो तुम कर रहे हो उसे हम तीनों खुश नहीं रहेंगे। तुम्हें पाकर मैं भी
नहीं पा सकती, क्योंकि तुम जाह्नवी के दिल में हो और जाह्नवी तुम्हारे। आयुष आश्चर्य से जाह्नवी को देखते हुए बोला, पर अब ऐसा कुछ नहीं है निक्की, जाह्नवी भी इस बात को समझ चुकी है। तुमसे वादा कर तुम्हें बीच राह में नहीं छोड़ सकता। निक्की आयुष का हाथ पकड़कर बोली, कौन सा वादा, जिस वादा को तुमने दिल से कभी माना ही नहीं। तुम्हें बचपन से जानती हूँ, कुछ ना भी बोलो तो भी समझ जाती हूँ। आयुष अब अपनी उदासी को आंखों से बहने से नहीं रोक सका। तुम जाह्नवी से ज़रूर मिलोगे। निक्की ने बोला, घर वालों को मैं समझा दूंगी। घर वालों को समझाना आसान नहीं था। आयुष और निक्की दोनों छुट्टी लेकर घर गए और सबके सामने सारी बात कही। आयुष के घर वालों को समझाना मुश्किल था। जाह्नवी का बलात्कार हुआ था, उस पर तेजाब से हमला हो चुका था। आयुष की तरह उसके परिवार का दिल बड़ा नहीं था। समाज के तानों के बारे में सोचकर वो लोग बिल्कुल भी सहमत नहीं हुए। जाह्नवी उन्हें पसंद थी, पर एक बहू के रूप में नहीं। निक्की ने उनके घर वालों को बहुत समझाया। आयुष के निर्णय की प्रशंसा करने के बजाय उसकी पसंद को ही गलत बोल रहे थे। निक्की ने आयुष की माँ से बोला, आप भी एक औरत हैं, एक औरत के नज़रिए से सोचिए, क्या जाह्नवी को हक नहीं सामान्य जीवन जीने का, शादी करने का, खुश रहने का। निक्की की इसी प्रकार की कई बातों ने उन सब की सोच और निर्णय को बदलने पर मजबूर कर दिया। जाह्नवी को निक्की ने फ़ोन कर अपने घर देहरादून बुलाया और शादी के बारे में बताते हुए बोली, इस जन्म में आयुष तुम्हारा, पर अगले जन्म में आयुष को हम नहीं देंगे। जाह्नवी और आयुष आंखों में आंसू लिए मुस्कुराने लगे। दोनों की शादी की रस्म रिवाज से हुए और इस शादी ने एक अलग मिसाल कायम की। जाह्नवी का कन्यादान निक्की के माँ और पिता ने की, जो उन्होंने जाह्नवी को अपनी बेटी माना ही नहीं बल्कि बेटी के लिए कर्तव्य भी पूरे किए। प्यार सच्चा होता तो चेहरे की सुंदरता मायने नहीं रखती, बस दिल रखता है। जाह्नवी अपने वकालत में इतनी कुशल थी कि जल्दी सफलता और प्रसिद्ध मिलने लगी। जाह्नवी बलात्कारी के खिलाफ और एसिड अटैक के खिलाफ लड़कियों के लिए बिना किसी शुल्क के केस लड़ती है। राघव, जिसे निकेता निक्की की कहानी सुना रही थी, ने पूछा, निक्की का क्या हुआ? निकेता ने बोला, निक्की को दो ही लोगों से प्यार था, एक आयुष और दूसरा अपने देश से। उसने पूरा जीवन देश को समर्पित करने का सोचा और कभी शादी न करने का फैसला लिया। प्यार तो एक तरफा मोहब्बत को कहते हैं। राघव की तरफ देख निकेता ने बोला, समझे कुछ, अब मैं यहाँ से जा रही हूँ और यहाँ की डॉक्टर मेरी बचपन की सहेली, अगर फिर से कुछ भी ऐसा आत्महत्या करने की कोशिश की तो अभी मेरा गुस्सा नहीं देखा है तुमने। तभी वहाँ राघव को चेक करने डॉक्टर मधु आती है। डॉक्टर मधु निकेता को देख बोलती हैं, क्या बात है मैडम, बिना काम के तो मिलती ही नहीं। निकेता ने बोला, हाँ काम ही ऐसा। निकेता जाने लगी, तभी मधु ने आवाज़ दी, निकेता और निक्की। निकेता नहीं सुन रही थी, तब मधु और पास जाकर बोली, मेरी बेटी का जन्मदिन है, कल तुम्हें आना। निकेता ने आने को हाँ कहा। राघव ने जब डॉक्टर मधु के मुंह से निकेता को निक्की के नाम से बुलाते सुना तो वो समझ गया ये कहानी किसकी है। राघव ने जब डॉक्टर मधु के मुंह से निकेता को निक्की के नाम से बुलाते सुना तो वो समझ गया ये कहानी किसकी है। राघव इससे पहले कुछ कह पाता निकेता वहाँ से जा चुकी थी। वो राघव के आंखों से ओझल हो गई थी। राघव के मन में निकेता की कहानी से बहुत गहरा असर किया था। वो बार बार निक्की आयुष के ही बारे में सोच रहा था। उस पर निगरानी के लिए एक हवलदार तैनात था, क्योंकि उस पर जानलेवा हमले की शिकायत की गई थी। अगले दिन जब निकेता पुलिस स्टेशन पहुंची तो हवलदार एकदम से और डरते हुए स्वर में बताया कि राघव अस्पताल से भाग गया है। ये सुन निकेता को बहुत आश्चर्य हुआ, क्योंकि उन्हें राघव से ऐसा करने की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। उन्होंने वहां तैनात हवलदार की जोर डांट लगाई। निकेता ने सबको बोला, जल्दी खोजो उसे, उसके घर, राजन के यहाँ, हर जगह, कुछ भी हो जाए और अभी ही चाहिए यहाँ। निकेता सर पर हाथ रख चिंता से अपनी कुर्सी पर बैठ गई। थोड़ी ही देर में एक जानी पहचानी आवाज़ निकेता के कानों में पड़ी, निकेता मैम। निकेता ने जैसे सर उठाकर देखा तो राघव सामने खड़ा था। निकेता उसे देख आश्चर्य से बोली, कहाँ भाग गए थे? अस्पताल से, और अब यहाँ वापस भी आ गए? राजन को कुछ किया तो नहीं ना? राघव ने मुस्कुराते हुए बोला, नहीं, मैं तो बस अपने से हुए एक गलती की माफ़ी मांगने गया था। निकेता ने बोला, तो तुम राजन के पास गए थे? राघव ने बताया, जी मैं
उसके पास ही गया था। वो मुझे देख डर गया, उसके पास गया और बोला, मैं बस तुमसे माफ़ी मांगने आया हूँ मेरी इस गलती की। तुम्हें जो सज़ा देनी है दे दो, पर मुझे माफ़ कर दो। मैंने बहुत गलतियाँ की शिया, और तुम दोनों के प्यार को समझने के बजाय अपनी एक जिद को प्यार समझ बैठा। ये नहीं सोचा सिया की खुशी किसमें है, वो क्या चाहती है। मुझे माफ़ कर देना, मैं कभी भी तुम्हारे और सिया के बीच नहीं आऊँगा। सिया तुम्हारे प्यार से खुश है, बस वो खुश रहे, किसी के भी साथ हो, इतना बोल। वो अपने आप को आपके हवाले करने आया हूँ। निकिता ने कहा, तुमसे कुछ ऐसी ही उम्मीद थी। तभी राजन सिया के साथ राजन के पिता वहाँ आए। उन्होंने राघव के खिलाफ केस राजन के कहने से वापस ले लिया। जब राजन ने शिया को राघव के माफ़ी मांगने वाली बात बताई तो शिया ने राजन से राघव को माफ़ करने को कहा। वो हमारा दोस्त है, उसे अपनी गलती का एहसास है। निकिता ने सभी बातों और सबके स्टेटमेंट लेके साइन करा लिया और राघव को चेतावनी दे के छोड़ दिया। राघव से कहा, नए सिरे से जीवन शुरू करो। राघव जब वहाँ से निकला उसकी सोच बदल चुकी थी। उसे बहुत आत्मविश्वास और ज़िंदगी के प्रति लगाव महसूस हो रहा था। अपने परिवार से मिलकर बहुत खुश हुआ। उनसे भी अपने लिए किए की माफ़ी मांगी। कॉलेज में 12वीं का पेपर का समय आने वाला था। राघव के पास इन सब घटनाओं के बाद बहुत कम समय था। वो मेहनत करके अपनी छवि को फिर से सफल बनाना था। वो कॉलेज जाता पर किसी से बात नहीं करता, बस क्लास और पुस्तकालय। यदि कहीं शिया और राजन दिख भी जाते तो राघव वहाँ से चला जाता। वो उन लोगों के पास भी नहीं जाता, ना बात करता। वो अपनी खुद से हुई दोस्ती से खुश था। पर सिया को ये सब बहुत अखरता था। राघव को नज़रअंदाज करना उसे अच्छा नहीं लगता था। वो बचपन का दोस्त था। सिया जब भी बात करना चाहती पर राघव बस उसके पूछे बातों का जवाब देता और अतिरिक्त कुछ नहीं बोलता था। परीक्षा खत्म हुई, सबकी छुट्टियां शुरू हुई, पर राघव कहीं नहीं गया। छुट्टियों में बस परिवार के साथ समय बिताता। परीक्षा का परिणाम है, राघव ने फिर से टॉप किया था। उसका खोया हुआ सम्मान वापस मिल गया। राघव ने आगे की पढ़ाई कहीं उस शहर से दूर करनी चाहिए। राघव डॉक्टर बनना चाहता था। राघव ने देहरादून के एक मेडिकल कॉलेज में प्रवेश परीक्षा दी, जहां बहुत अच्छे नंबर से पास भी हो गया और मेरिट लिस्ट में भी नाम आ गया। अब राघव को देहरादून जाना था। देहरादून जाने से पहले राघव निकिता से मिलकर धन्यवाद कहना चाहता था, क्योंकि निकिता ने ही उसे सही रास्ता दिखाया था। राघव जाने से पहले निकिता से मिलने उसके घर गया। राघव ने जैसे डोरबेल बजाई, किसी महिला ने दरवाज़ा खोला। राघव ने अपना परिचय देते हुए निकिता से मिलने की बात बताई। उस महिला ने आवाज़ लगाई, निकिता मैडम, आपसे मिलने कोई आया है। राघव को उन्होंने सम्मान सहित बैठाया। थोड़ी देर में निकिता आ गई। उन्होंने राघव को देखकर कहा, तुम यहाँ सब ठीक है? राघव ने कहा, हाँ सब ठीक है, और ये ठीक आपकी वजह से है। राघव ने बड़ी सी तस्वीर जो चमकदार कागज से ढकी हुई थी निकिता की तरफ बढ़ाते हुए धन्यवाद का अपने रिजल्ट के बारे में बताया। निकिता बहुत खुश हुई। तब राघव ने कहा, आपके कारण ही ये सब हो पाया। मैं निकिता और निक्की दोनों का धन्यवाद करने आया हूँ। तभी लगभग 3 साल की एक प्यारी सी लड़की मम्मी बोलती हुई आई और राघव को देख निकिता से लिपट गई। राघव को बहुत आश्चर्य हुआ। राघव ने कहा, तो क्या निक्की ने फिर शादी कर ली? निक्की ने कहा, नहीं, पर उसने एक लड़की को गोद लिया। अगर आप सक्षम हैं तो अनाथ आश्रम के किसी एक बच्चे को गोद लें और उन्हें शिक्षित करें। राघव निकिता से बहुत प्रभावित हुआ। राघव उनका धन्यवाद कर एक अच्छे भविष्य का सपना लिए वहाँ से चला गया और कभी पीछे ना देखने का संकल्प लिया। वो शहर छोड़कर चला गया। देहरादून पहुंचकर उसने बहुत मेहनत की। अपनी मेहनत और लगन से वो एक बहुत बड़ा डॉक्टर बन गया। शिया और राजन के विषय में उसने कभी जानने की कोशिश नहीं की। राघव के परिवार वालों ने बताया, उन दोनों ने शादी कर अपना जीवन साथ बिता रहे हैं। राघव ने अपने भाई और परिवार को एक सम्मानजनक और सुखमय समय का एहसास कराया। राघव यदि अपनी जिद पर कायम रहता, राजन पर हमला करना और इसे शिया के लिए प्यार समझना, तो शायद आज वो इतना सफल नहीं होता। कहीं किसी जेल में बदनामी के समय काट रहा होता। समय के साथ राघव की माँ राघव की शादी के लिए अलग अलग रिश्ते राघव को दिखाती रहती, पर राघव उन सभी को बिना लड़की देखे ही मना कर देता। राघव जितना गंभीर था उतना भाई ही शरारती। वो राघव से बोलता, भैया कम से कम मेरे बारे में तो सोचो। जब आप शादी नहीं करोगे तो मेरा नंबर आएगा ही नहीं।
राघव ने अपने छोटे भाई सौरभ के कान पकड़ते हुए कहा, जनाब पहले अपने पैरों पर खड़े हो जाओ, तभी होगी आपकी शादी। क्या भैया आप भी? मैं जब भी आपके साथ होता हूँ लड़कियाँ मुझे नहीं आपको देखती हैं और आप हो कि पलट के देखते तक नहीं। ना जाने क्यों लड़कियों का दिल तोड़ देते हो। माँ के बार बार कहने पर वो एक पार्टी के दौरान रिश्ते के लिए एक लड़की उर्वशी से मिलने को तैयार हो गया। पार्टी के बड़े से होटल में थी। अक्सर राघव को पार्टी बहुत उबाऊ लगा करती थी। वो पार्टी में पहुंचकर सबसे मिलने लगा, पर अभी वो लोग नहीं आए थे जिसने राघव की माँ राघव को मिलना चाहती थी। राघव हाथ में कोल्ड ड्रिंक के गिलास लिए एक पार्टी में एक तरफ चला गया। वहाँ लगभग पूरी एक दीवार ही कांच की बनी थी, जहाँ से बाहर का सुंदर गार्डन साफ दिखाई दे रहा था। राघव ने देखा वहाँ एक छोटी बच्ची फूलों से तितली पकड़ने की कोशिश कर रही थी, पर जैसे वो तितली को हाथ लगाती वो वहाँ से उड़ जाती। राघव को पार्टी से ज़्यादा वो दृश्य दिलचस्पी थी। तितली ना पकड़ पाने से वो बच्ची रोने लगी। तभी एक शादी से रंग में एक लड़की आके उसे अपने गोद में उठाकर चुप कराने लगी। उस लड़की को देख राघव चौंक सा गया, क्योंकि वो और कोई नहीं श्रेया ही थी। तभी राघव को पीछे से किसी ने आवाज़ दी, एक्सक्यूज मी। राघव जैसे ही मुड़कर देखा, वहाँ सुंदर नीले कलर का गाउन पहने खूबसूरत सी लड़की खड़ी थी। गले में डायमंड की चैन उसकी खूबसूरती को और निखार रही थी। वो अपने नाम की तरह ही किसी अप्सरा की तरह खूबसूरत थी। उस लड़की ने हाथ बढ़ाते हुए बोला, हाय मैं उर्वशी। राघव ने हाय बोला। जैसे ही पीछे मुड़कर उस बच्ची और उस लड़की को देखना चाहा, पर तब तक वो दोनों ओझल हो गए। राघव उर्वशी से बात करने लगा, पर उसके मन में यही चल रहा था, क्या वो लड़की सिया थी। सब बातें करने के बाद घर के लिए चल दिए। कार में बैठ सौरभ के आने का इंतज़ार करने लगे। सौरभ थोड़ी देर में आया तो राघव ने पूछा, कहाँ था? हम सब कब से इंतज़ार कर रहे थे। वो माँ और पिताजी को देख बोला, वे एक दोस्त से मिल गया था, उसी से बात कर रहा था। फिर धीरे से राघव के कान के पास आकर बोला, भैया आज मुझे मेरा प्यार मिल गया। राघव सौरभ की तरफ घूरते हुए बोला, तुझे तो रोज़ तेरा प्यार मिल जाता है। सौरभ अपने गर्दन पर हाथ की अंगूठा और तर्जनी उंगली को मिलाकर रखते हुए, कसम से इस बार सच्चा वाला प्यार हुआ। राघव ने बोला, अच्छा तुझे हर बार हर लड़की से सच्चा प्यार हो जाता है। सौरभ उदास होते हुए बोला, क्या भैया मेरा प्यार आपको मजाक लगता है? राघव मुस्कुराते हुए बोला, नहीं मेरे मजनू, तेरा प्यार तो सोने से के अक्षरों में लिखा जाएगा। राघव की माँ ने और पिताजी उर्वशी के विषय में पूछा। राघव ने बोला, ठीक है। माँ ने फिर पूछा तो बात आगे बढ़ाई जाए। तभी सौरभ बोला, हाँ माँ, भैया से क्या पूछती हो? राघव कुछ नहीं बोला। अगले दिन राघव अस्पताल पहुंचा तो अपने कंपाउंडर से मरीजों को अंदर भेजने को बोला। करीब 20 मरीजों के बाद एक लड़की, एक बड़ी उम्र की महिला और बच्ची के साथ अंदर आई। राघव उन्हें देखते ही पहचान गया, वो सिया थी। राघव सिया को देख बोला, सिया तुम? सिया उस महिला को सहारा दे अंदर ला रही थी। राघव के मुंह से अपना नाम सुन उसका ध्यान उस ओर गया। उसने राघव को कुछ देर ध्यान से देखा और बोली, राघव। राघव मुस्कुराकर बोला, हाँ पहचान लिया। सिया बोली, हाँ अच्छा लगा तुम्हें ऐसे एक बड़े डॉक्टर के रूप में देख के। राघव ने बैठने को कहा और रिपोर्ट देखा। वो रिपोर्ट सिया की सास जो उनके साथ आई थी उनकी थी। राघव ने कुछ टेस्ट लिखते हुए कंपाउंडर से वो टेस्ट के लिए ब्लड लेने को कहा। वो सिया की सास को वहाँ से टेस्ट के लिए ले गए। राघव ने सिया से पूछा, और तुम्हारे पति? सिया उदास होकर बोली, 2 साल पहले राजन और अपने पापा के साथ कार से मेरठ से दिल्ली आ रहे थे। रास्ते में बहुत बड़ी सड़क दुर्घटना हो गई, जिसमें राजन और पापा जी दोनों नहीं रहे। मम्मी जी को तभी हार्ट अटैक आ गया। बहुत मुश्किल से सब संभाल मम्मी जी के दिल की बीमारी बढ़ती ही चली गई। वहाँ के डॉक्टर ने यहाँ दिखाने को कहा, इसलिए यहाँ आई हूँ। राघव ने पूछा, कहाँ रुकी हो? तो सिया ने एक होटल का नाम बताते हुए बोला, यहीं रुकी हो। ये होटल वही वाला था जहाँ राघव पार्टी में गया था। राघव ने बोला, उनकी बीमारी गंभीर हो गई हो, उन्हें यहाँ भर्ती करा देना। राघव ने जैसे कहा सिया ने वैसा ही किया। जब राघव एक रोज़ अस्पताल में घूमते मरीजों को देख रहा था, तब वो सिया की सास से मिला। उन्होंने बातों ही बातों में बोला, मुझे सिया की बहुत चिंता रहती है। मेरी बीमारी में बहुत रुपए लग गए। मेरे बाद उसका कौन सहारा होगा? वो बिल्कुल अकेली हो जाएगी। कितनी बार दूसरी शादी को बोला तो बोलती है, मैं अपनी बेटी के साथ ही खुश हूँ। कोई भी मेरी बेटी को उसके वास्तविक पिता समान प्यार नहीं दे सकेगा। तभी सिवा वहाँ
सिया वहाँ अपने बेटे के साथ आई। सास से चल रही बात वहीं रुक कर राघव ने सिया की बेटी के साथ बात करने लगा। उससे नाम पूछा। उसने अपना नाम माही बताया। राघव जब घर गया उसके दिमाग में सिया की सास की बातें ही घूम रही थी। राघव को पता तो था उनके पास ज़्यादा समय नहीं, अपनी बीमारी के साथ वो ज़्यादा दिन तक जीवित नहीं रह सकेंगी। राघव को ना चाहते हुए भी सिया की चिंता होने लगी। अगले दिन राघव सिया से मिला और कुछ ज़रूरी बात करने को बोल अपने केबिन आने को कहा। राघव ने सिया के सामने अपने दिल की बात बताते हुए उसे अपनी पत्नी बनाने का प्रस्ताव दिया। सिया ये सुनकर चौंक गई। वो बोली, मुझे दया नहीं चाहिए, मैं अपनी बेटी और राजन की यादों के साथ खुश हूँ। राघव ने कहा, ये दया नहीं, मेरा प्यार है। मैं पूरा निर्णय तुम पर छोड़ता हूँ, जैसा तुम्हें ठीक लगे, पर मैं वादा करता हूँ माही का अच्छा पिता बनूंगा, उसे पिता की सारी खुशियाँ दूंगा। मैंने तुम्हारी सास से भी इस विषय में बात की, जो भी फैसला हो बता देना। सिया की सास ने सिया से शादी करने को और घर बसा के खुश रहने को कहा। बहुत सोचने के बाद सिया शादी के लिए मान गई। राघव की माँ ने राघव को समझाते हुए बोला, वो एक विधवा है और एक बच्ची की माँ भी। राघव ने बोला, तो क्या हुआ माँ, जीवन खत्म तो नहीं हो जाता, उसे भी हक है खुश रहने का। राघव की ये बातें अपनी बातों से सबको बहुत मुश्किल से मना लिया। और वर्षी से मिल सभी हालात समझाकर उससे माफ़ी मांगते एक दोस्त का हाथ बढ़ाया। और वर्षी के मन में राघव के लिए बहुत सम्मान उत्पन्न हो गया। सबके सहमत के बाद राघव ने सिया से शादी कर उसे और उसकी बेटी को अपना लिया। सौरभ बोला, तो भैया इसके लिए सब रिश्तों को मना करते थे। कुछ ही महीनों बाद सिया की सास अंतिम सांस लेते हुए दूसरे लोक में चली गई। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ ऐसी एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।